हेलो दोस्तों, आज आपके 16 जुलाई के करंट अफेयर एट वन प्लेस के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज आप लोगों के साथ में लगभग 10-11 मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए नो डाउट बहुत बढ़िया हैं, जिनको रियली में आप लोगों को तैयार करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा कि आप में से कई सारे बच्चे तो बहुत पूरे डेडिकेशन के साथ इसको तैयार कर रहे हैं और कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ढीले पड़ गए हैं। क्यों भाई? ऐसा क्यों? एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, जो इस समय मेहनत कर लेगा ना, एग्जाम टाइम में जाकर के उसको रिवाइज करने का बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा। और रिजल्ट उसका आता है जो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करता है। रिजल्ट उसका नहीं आता जो लास्ट मोमेंट पे जाकर के तैयार करता है। अब आपको मेरी बात समझनी हो तो समझिए, रिजल्ट लेना हो तो लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपनी जगह पर आप अपना काम करिए। बस ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या खास बातें हैं। ओके, तो चलिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, इस पे आपको सभी इंपॉर्टेंट फाइल्स, पीपीटी, मटेरियल सब आपको मिलता रहेगा। और ये है आपका इंस्टाग्राम का बारकोड, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आज आपका पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। 2026 उसकी ग्लोबल रिपोर्ट आई है। अब बात तो आज सिंपल सी बात है कि भाई यूएनएफपीए, इसमें पहले देखिए दिमाग में सोचिएगा इस पर क्या क्वेश्चन बनेंगे। यूएनएफपीए क्या है, कब गठित हुआ, उसके मूल फंक्शन क्या है और इस समय जो रिपोर्ट आई है रिपोर्ट में की पॉइंट्स क्या है। बस इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बात यह है कि इस समय चर्चा में क्यों रहा कि यूएनएफपीए की रिपोर्ट में सामने आया है कि बढ़ते आर्थिक दबाव की वजह से भारतीय युवा परिवार नियोजन में देरी कर रहे हैं। यानी कि भारतीय परिवारों पर, भारतीय युवाओं पर एक आर्थिक दबाव है जिसकी वजह से वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे, यानी कि आगे अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। ये एक रिपोर्ट का की पॉइंट है जिसको आपको समझना चाहिए। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है भारतीय युवाओं के संदर्भ में, क्योंकि उनके पास इकोनॉमी कहीं ना कहीं इम्बेलेंस है। तो की पॉइंट समझ में आ गया। अब बात आती है इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखिए, युवाओं में बच्चा पैदा करने की इच्छा है, लेकिन शहरीकरण और जीवन यापन की लागत जो है वो बाधा बन रही है, क्योंकि हर व्यक्ति शहर की ओर भाग रहा है और शहर के जो खर्चे हैं, जीवन यापन है, वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और उनके पास जब उतना पैसा नहीं होता तो स्कूल कॉलेज की फीस, बच्चों के लिए हेल्थ और तमाम तरह के जो सिस्टम है, सोचिएगा उनके लिए पालने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा है, बचता ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट एक महिला द्वारा अपने जीवन काल में जन्म दिए गए बच्चों की औसत संख्या होती है। तो वो कंडीशन ये है कि ये हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो क्या हो रहा है, देखिएगा लगातार आपका डाउन हो रहा है। ये रहा, कंटिन्यू डाउन हो रहा है। जनसंख्या स्थिर करने के लिए वैश्विक प्रतिस्थापन जो दर है वो 2.1 है। कि भाई ये रहा हमारा वैश्विक प्रतिस्थापन दर, ठीक है ना। लेकिन भारत का गिरता हुआ टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट, सोचिए धीरे धीरे वहां तक पहुंच गया है, अब उससे नीचे पहुंच रहा है। यानी कि विश्व का औसत टोटल फर्टिलिटी रेट जो कहा जाए कि ग्लोबल लेवल पर हमारी स्थिर जनसंख्या के लिए जरूरी है, वो है 2.1 का प्रतिस्थापन दर जो है, रिप्लेसमेंट लेवल। और हमारा उससे भी नीचे पहुंच चुका है, यानी कि 2 पर आ चुका है। ये रहा, सोचिए हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है। और एनएफएच, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार भारत का राष्ट्रीय टीएफआर पहले ही गिरकर 2 हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है जिसको आपको समझना चाहिए। और ये जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड इशू है जिसको आप लोग समझ सकते हैं और कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सोसाइटी में या कहीं पर भी। ये ध्यान रखिए। तो वर्तमान में आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है, 2। विश्व का प्रतिस्थापन दर कितना है जो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जरूरी है, वो 2.5, 2.1। भारत उससे नीचे आ गया।
क्यों आ रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? ये रहे आपके कारण। अब इतना सोच लीजिए, आपका काम हो गया। अब बात आती है कि यूएनएफपीए क्या है? यूएन की एक यौन प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है जो स्वैच्छिक योगदान से चलती है। यस, यानी कि यूएन सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव आपका जो हेल्थ है, उसका एक पार्ट है। ये रहा, उसका एक हिस्सा है और इसका जो गठन हुआ था 1969 में, इसका गठन हुआ था 1969 में। और ये बेसिकली ध्यान रखिएगा, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक सब्सिडरी शाखा है, यूएनजीए की एक शाखा है, ध्यान रखना। अब ये क्या करती है, हर साल विश्व प्रसिद्ध स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यही एजेंसी जारी करती है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये रहा। अब कंडीशन ये है कि इसने भारत के संदर्भ में जो जानकारी दी है, तो वही है कि युवा माता पिता बनना चाहते हैं, लेकिन चाइल्ड चाइल्ड केयर सपोर्ट की कमी उन्हें रोक रही है, क्योंकि उनके पास ना फंड और सारी चीजें नहीं है। बुढ़ापा तेजी से बढ़ रहा है। टीएफआर 2 पॉइंट से नीचे जाने का अर्थ होता है भारत की जनसंख्या अनुमान से अधिक तेजी से बूढ़ी हो जाएगी, बच्चे पैदा होंगे नहीं और लोग बूढ़े होने लगेंगे। तो ये की पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना चाहिए। तो आर्थिक दबाव, जिसकी वजह से विवाह में देरी की वजह से बच्चों की प्रजनन, बच्चों का जो जनन जनन क्षमता है वो कम हो जा रही है, और तेजी से वृद्धि होती जनसंख्या। ये आपका कंसेप्ट है। अब आप समझ लीजिएगा, पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से आपको सारी चीजों को समझने की जरूरत है। अब एक है आपकी, जोधपुर मोजड़ी को जीआई टैग मिला है। यस दोस्तों, जोधपुर की चमड़े की जो जूतियां हैं उनको मोजड़ी कहा जाता है। उसे हाल ही में जीआई टैग मिल गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प जोधपुर मोजड़ी को आधिकारिक तौर पर जीआई नंबर 735 प्रदान कर दिया है। अब ये 10 साल तक के लिए जीआई टैग उसका रहेगा। ये कला जिनगर समुदाय से जुड़ी हुई है, जो मूल रूप से शाही सेनाओं के लिए घोड़े की काठी बनाते थे पहले। उन्होंने इसको बनाना शुरू किया था, घोड़े की काठी यानी घोड़े के ऊपर बैठने की जीन एक तरीके से। लगभग 200 साल पहले शाही संरक्षण में इन्हें मोजड़ी बनाना का काम शुरू किया कि भाई इनकी जूती भी बनाइए। और ये मोजड़ी 100% हस्त निर्मित होती हैं, जो गर्म जलवायु के अनुकूल होती हैं, आराम से ठंडी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी की पूरी लेदर की होती हैं। जीआई टैग इस पारंपरिक कला को मशीन से बने सस्ते और नकली उत्पादों से बचाएगा। अब कोई इनको मशीन से बना करके इनको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनकी अपनी परंपरा है। तो सोचिएगा, ये जीएस पेपर 1 में आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में जो जीआई टैग बौद्धिक संपदा अधिकार है उससे संबंधित है। अब इसमें देखेंगे कि मोजड़ी बनाने की प्रक्रिया, जीआई कानून का मूल कंसेप्ट क्या बनेगा, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, पुरुष चमड़ा काटने का कठोर काम करते हैं, जबकि महिलाएं उस पर बारीक कढ़ाई करती हैं। तो इससे देखिए श्रम विभाजन भी होता है और सबको काम भी मिलता है। जीआई कानून भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999 के तहत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये रहा 99, वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करता है। सामूहिक अधिकार, जीआई किसी एक व्यक्ति या कंपनी का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का सामूहिक अधिकार होता है। वैधता इसकी 10 साल के लिए होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका कंसेप्ट। अब भारत में जीआई कानून डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते का पालन करने के लिए लाया गया है। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उससे संबंधित है। अगर इससे संबंधित कोई भी चीज मोजड़ी के नाम पर विदेशों में कहीं भी कोई व्यापार कर रहा है, तो ये प्रतिबंधित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीआई टैग प्रावधान है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मशीन से बना करके आप इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर मोजड़ी के नाम से नहीं बेच सकते। इट इज द कंसेप्ट। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, अगला पॉइंट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, निडार और स्वयान पहल। निडार और स्वयान पहल का मतलब क्या है? निडार 2.0 और स्वयान पहल 2.0 या स्वयान कहते हैं इसको। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? देखिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, ये एक चिप जैसा कंसेप्ट ये है आपका। तो आपके दिमाग में इसको देख कर के क्या क्वेश्चन आएगा कि पहला तो ये भाई निडार क्या है और स्वयान क्या है, और इसका संबंध किससे है और किस चीज से जुड़ा हुआ, मतलब वही। इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, या इसका क्या काम होगा। तो देखिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती निडार 2 लॉन्च किया है। किसके लिए?
स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए एक चुनौती निडार 2 उन्होंने लॉन्च किया है। और निडार का मतलब क्या है? नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर द ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर द ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च, उसके लिए ये रहा। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी के लिए है, निडार 2.0। तो ड्रोन के लिए है आपका कंसेप्ट। अब इसका मतलब क्या है? स्वयान इससे संबंधित क्या है? जब ड्रोन स्वदेशी तकनीक से बना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वयान, अपना यान होगा वो। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है? आपके ड्रोन तकनीक से। ड्रोन तकनीक विकास से जुड़ा हुआ है, उसका एक चैलेंज है ये। ठीक है। अब बात आती है कि विदेशी पुर्जे असेंबल करने के बजाय स्वदेशी बैगा प्रोसेसर ये रहा द्वारा संचालित ड्रोन का दिमाग बनाने की एक टेक्नोलॉजी है। ये रहा, ये उसका पूरा का पूरा क्या है? एक दिमाग होता है पूरे के पूरे उसका ड्रोन का। और इसमें हम ये चाहते हैं कि हम अपना स्वदेशी बैगा प्रोसेसर यूज करें, उसको डेवलप करें, बजाय हम विदेशी पुर्जों को असेंबल करें। स्वयान पहल का एक हिस्सा है जिसे 89.87 करोड़ के बजट के साथ इसे मंजूरी मिली थी। ये उसी पहल का एक हिस्सा है स्वयान, कि भाई अपना यान बनाओ। ठीक है ना? विजेता छात्रों को फंडिंग, इंक्यूबेशन और सी सुरक्षा कंपनियों में प्लेसमेंट मिलेगा। जो छात्र इसको जीतेंगे उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो हमारे डिफेंस सेक्टर्स है, उनको वहां पर प्लेसमेंट मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी परमानेंट। और यह भारत को 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनाने के विजन के साथ आगे काम कर रहा है। तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो वेगा प्रोसेसर, स्वयान पहल के तहत निडार चैलेंज, दो चीजें। और अपना 2030 तक भारत को ड्रोन हब बना देना, ये रहा। ठीक है ना? अब निडार 2 पूर्णतः तकनीक स्वामित्व क्या होगा सुनिश्चित करने के लिए कैसे सर्च किया गया है? इसमें क्या होगा? बिना जीपीएस और नेटवर्क के काम करने वाले ऑटोनोमस ड्रोन स्वार्म विकसित करने का लक्ष्य है इसके माध्यम से, कि अपना हम ऐसा करेंगे जो बिना जीपीएस के, बिना नेटवर्क के आराम से अपना काम करे। ठीक है ना? ट्रैक टू 100% स्वदेशी ऑटो पायलट हार्डवेयर बनाना, जिसका आधार होगा अपना वेगा प्रोसेसर। सिक्योरिटी एंगल, विदेशी प्रजों पर निर्भरता कम करने से डाटा लीक की और सिग्नल की जैमिंग की जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे से बचा जा सकेगा। ये रहा। और इसमें स्वयं पहल भारत को ड्रोन प्रौद्योगिकी में असेंबलर से बदलकर एक प्रमुख डेवलपर के रूप में बना रही है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। ये रहा। तो आईआईटी और आईआईएससी ये इसकी कोर तकनीकी गाइडलाइन प्रोवाइड कराने वाले हैं। एनआईई, एलआईटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किलिंग और सीडेट ये सब इसके साथ अटैच्ड है। यहां पर ये सारी चीजें कंटिन्यू की जाएंगी। ओके एवरीबॉडी, तो इट इज क्लियर। इनके की पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो मैंने एक दो तीन, इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये रहा, मैं इनमें से एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं देता जिसकी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत ना हो। हाँ, ये हो सकता है, नो डाउट, कि ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड का हाई लेवल है। अब इसमें पीसीएस के लेवल की वन लाइनर वाली चीजें नहीं है जो आपको अट्रैक्ट करे, और मैं वो कर भी नहीं रहा माय डियर। मैं वो कर भी नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं वो करने बैठा तो फिर आप लोगों का यूपीएससी का रिजल्ट तो आप भूल ही जाइए। और फिर आप लोग कहते हैं ना कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि हिंदी मीडियम के रिजल्ट के लिए उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, और उस लेवल का जब आपको कंटेंट मिल रहा है तो आप पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं होगा। तो आपको उस लेवल पर जाना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ कर सकते हो। तो जो गैप है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच का, वो है मटेरियल। और मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि उस लेवल का मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। रिजल्ट 101% आएगा माय डियर। बस थोड़ा सा मेहनत के साथ इस काम को करते जाइए पूरी तरीके से। चलिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, चांदीपुरा वायरस का प्रकोप। अब ये चांदीपुरा वायरस क्या है? हाल ही में गुजरात में चांदीपुरा वायरस का एक नया प्रकोप देखा गया, जिससे 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। यस, गुजरात ये रहा इसका हब। और इसका सोचिएगा, कुछ हिस्सा आपके महाराष्ट्र में भी 1965 में देखा गया। यह एक आरएनए वायरस है जो रेबीज वाले परिवार से संबंधित है। आरएनए
राइबोन्यूक्लिक एसिड याद आता है नहीं आता? साइंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ेगी? साइंस में कौन सा बायोलॉजी, बायोटेक यही है। जीन्स, कोशिका, उसके अंदर मटेरियल, आरएनए। जब डीएनए बनता है तो डीएनए आरएनए पढ़े ना? चलिए अच्छी बात है। कंडीशन ये है कि ये बेसिकली रोडोवायरिडी से संबंधित है, यानी कि रेबीज वाले परिवार से, कुत्ते वाले परिवार से, जिससे पक्षी वगैरह होते हैं, कुत्ते जानवर वगैरह होते हैं, उनसे काटने से। पहली बार इसके मामले 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में इसकी पहचान हुई थी और इसके संक्रमित सैंड फ्लाई जो मक्खी होती है, जो मक्खी है, वो इसको काटने से फैलता था, इस वायरस से। और इसमें इंसान से इंसान में सीधे फैलने के कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं थे, मक्खी के काटने से ही ये फैलता था। अब चूंकि ये महाराष्ट्र के चांदीपुरा में हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया चांदीपुरा वायरस। और चांदीपुरा है कहां? चांदीपुरा है महाराष्ट्र में। लेकिन अभी केस जो देखे गए हैं गुजरात में, चांदीपुरा वायरस के केस है। ध्यान रखना, गुजरात में चांदीपुरा नहीं है, चांदीपुरा महाराष्ट्र में है। ओके, तो कौन सी मक्खी है? सैंड फ्लाई, ये ध्यान रखिएगा, ये रही इंपॉर्टेंट। आरएनए, ये रहा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना आप नोट नोट कर लिए। और ह्यूमन से ह्यूमन में ये शिफ्ट नहीं होता है। अब की पॉइंट क्या है? यह वायरस तेजी से मस्तिष्क पर हमला करता है और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम ईएएस पैदा करता है। दिमाग में सूजन आती है, तेज बुखार, उल्टी, और 48 से 72 घंटे के अंदर मरीज कोमा में जा सकता है। इतना तेज बुखार आता है, कहते हैं दिमागी बुखार आ गया, इंसेफेलाइटिस, ये वही है। यह अत्यधिक घातक है। ऐतिहासिक रूप से इसकी मृत्यु दर 56 से लेकर 75% तक है। यस, हो सकता है कि यही 4 स्टेटमेंट बन जाए कि चांदीपुरा वायरस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएं। बताइए कौन सा सही है, कौन कौन से सही है या कौन सा गलत है। सीएचपीवी के लिए कोई विशिष्ट वैक्सीन या एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है, केवल लक्षण जो सिम्टम्स हैं उनका इलाज संभव है। तो सैंड फ्लाई काटती है, रक्त में वायरस का प्रवेश होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर पार कर जाता है और दिमाग में घुस जाता है, और मस्तिष्क में सूजन आना शुरू हो जाती है, कोमा या मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं। सैंड फ्लाई लार्वा गोबर या कच्ची दीवारों की दरारों में पनपते हैं, इसलिए सामुदायिक स्वच्छता इसका एकमात्र उपाय है। ये इसका ट्रीटमेंट है, तो बच के रहिएगा भाई। बहुत खतरनाक है सैंड फ्लाई वाला ये बीमारी। अब इसी तरीके से एक दूसरा और है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही दूसरा एक टॉपिक और भी है, जंपिंग जीन। अगर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो बहुत सारे जीन्स होते हैं, उनमें से एक टॉपिक आया है जंपिंग जीन, जिसे हम सर्कुलर आरएनए से जुड़ा हुआ देखते हैं। ये क्या है? अब ये जंपिंग बिल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, ये जीन जो है इधर से उधर भटकता है, कह सकते हो सामान्य भाषा में। ओके, तो वैज्ञानिकों ने पहली बार जंपिंग जीन की एक प्रजाति शिकारी बैक्टीरिया से दूसरी प्रजाति शिकारी बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से स्थानांतरित होते देखा है। एक शिकारी बैक्टीरिया से दूसरे शिकारी बैक्टीरिया में जाते हुए इसको देखा है। ये नया रिसर्च है, ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जंपिंग जीन बेसिकली डीएनए या आरएनए के ऐसे टुकड़े होते हैं जो जीनोम के भीतर अपनी जगह बदल सकते हैं। जैसे ये रहा, तो यहां से इतना टुकड़ा हट करके कहीं पर भी यहां से इतना टुकड़ा हट करके दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। एक तरीके से ये सर्कुलर डीएनए है, ये आकर के यहां से हो सकता है सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट हो जाए। अब इसकी खोज क्या है? ये इसकी परिभाषा है, ये आरएनए या डीएनए का एक टुकड़ा है जो जीनोम के अंदर अपने स्थानों को बदलता है, इसलिए जंपिंग जीन कहलाता है। इसकी खोज 1940 के दशक में नोबेल विजेता बारबरा मैकक्लिंटॉक ने मक्के के पौधे में की थी। ये ध्यान रखना, यह नई खोज दिखाती है कि जीन ट्रांसफर के लिए हमेशा वायरस की आवश्यकता नहीं होती, सर्कुलर आरएनए के माध्यम से भी यह हो सकता है। ये रहा इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आपके यही 3 पूछ लिया जाए कि जंपिंग जीन के संदर्भ में ये 3 स्टेटमेंट हैं, बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसी में चेंज कर दिया जाए तो। बोले सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। बेटा यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, मैं ऐसे ही नहीं बढ़ा रहा। आप लोगों ने जितना मजाक समझना है मजाक समझ लीजिए, लेकिन जिस दिन पेपर आएगा तब आप कहोगे सर पेपर का लेवल तो यही था, आपने बताया भी था। लेकिन होगा क्या? होगा दोस्तों ये कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी बारी ना आ पाए, इसलिए ढंग से पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए।
ये चीज़ें आपको किसी किताब में आसानी से नहीं मिलेंगी और टू द पॉइंट उतना ही मैं आपको दे रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर देना कि ये कंटेंट, ये मटेरियल आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन आप करते नहीं हैं, ये मुझे भरोसा है। इतने आलसी हैं कि बस पूछो मत यार। लेकिन बच्चे हो यार, आलस नहीं होगा तो किसमें होगा? अभी मस्ती नहीं करोगे तो कब करोगे? लेकिन हाँ, ज़्यादा मस्ती आपको सफलता से दूर भी ले जा सकती है। चलिए, अब इसके इम्पोर्टेंट क्या है? जंपिंग जीन कैसे काम करता है, कैसे असर होता है? देखिए, 2 मुख्य तंत्र होते हैं क्लास 1 कॉपी पेस्ट और दूसरा होता है कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट ये पहले आरएनए बनते हैं, ठीक है ना? फिर वापस डीएनए बनकर नई जगह पर जुड़ जाते हैं। आरएनए बनते हैं, पहले अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, दूसरी जगह जाकर के फिर डीएनए में कन्वर्ट होकर के फिर से सेट हो जाते हैं। ये कॉपी पेस्ट है। कट पेस्ट ये अपनी मूल जगह से कटकर सीधे नई जगह पर जुड़ जाते हैं। यहां से कटे और दूसरी जगह पर जुड़ गए। क्षैतिज जीन स्थानांतरण हॉरिजॉन्टल, जब जीन अलग अलग प्रजातियों के बीच साझा होते हैं, माता पिता से बच्चों में नहीं होते, अलग अलग प्रजातियों में के बीच में साझा होते हैं, तो इनको क्षैतिज जीन कहते हैं। माता पिता से बच्चों वाला कंसेप्ट नहीं। सर्कुलर आरएनए इसमें होता है, जो मैंने अभी बात को बताया था। सामान्य आरएनए जल्दी जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गोल सर्कुलर आरएनए के खुले सिरे नहीं होते, जिसलिए वो लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, जो मैंने आपको ये दिखाया था। ये क्योंकि इसका सिरा कटाई नहीं होता, तो नष्ट नहीं होते, ये रहा, लंबे समय तक रहते हैं। ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्रांसफर ये माता पिता से हो सकता है बच्चों में, वर्टिकल ट्रांसफर तो हो सकता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ए से बैक्टीरिया बी में होगा, यानी कि एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में होगा, लेकिन सेम प्रजाति में नहीं होगा। ये सेम प्रजाति है, वहां नहीं होगा। चलिए, एक अगला टॉपिक और भी है। आज वैसे बताइए, आज क्लास आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही? आज मैं भी मूड में हूं और मैं भी सोच रहा हूं कि क्यों ना आप लोगों के साथ मस्ती किया जाए, लेकिन पढ़िए भी, ध्यान रखना। क्रिया रिपोर्ट, एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर के एक क्रिया रिपोर्ट आई थी। क्रिया जानते हैं, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। और ये आप अच्छे से जानते हो कि दिल्ली एनसीआर का पूरा रीजन बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है ना? तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 25 कोयला पावर प्लांट सल्फर डाइऑक्साइड का भारी उत्सर्जन कर रहे हैं। यस, तो यानी कि 300 किलोमीटर के अंदर में आपके 25 पावर प्लांट हैं, कोयला, थर्मल, और उनसे बड़ी मात्रा में ये रही आपकी दिल्ली एनसीआर और ये रहा 25 आपके 300 किलोमीटर का रेडियस पूरा का पूरा, जहां पर आपके 25 पावर प्लांट हैं जो बड़ी मात्रा में सल्फर रिलीज कर रहे हैं। और यह रिपोर्ट पराली जलाने के बजाय औद्योगिक उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करती है। हम लोग कहते हैं कि सर्दियों के दिनों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से पराली जलाने की वजह से होती है। जी नहीं, ये कहती है कि नहीं भाई, इतना ज्यादा सल्फर जो है पराली जलाने की वजह से नहीं होता, ये होता है इन प्लांटों से जो 300 किलोमीटर की रेंज में, और सब आकर के दिल्ली सेंट्रिक हो जाते हैं। ये पावर प्लांट लगभग 154 किलोटन हर साल, सालाना 154 सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसमें बताया गया क्रिया जो है एक हेलसिंकी स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो वैश्विक वायु प्रदूषण को ट्रैक करता है। ये रहा, यानी ग्लोबल पोल्यूशन को ट्रैक करने वाला, स्पेशली एयर पोल्यूशन को ट्रैक करने वाला एक फिनलैंड स्थित एक आपका क्या है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो इस तरह की रिसर्च करता। उसने ये बताया रिसर्च करके। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पावर प्लांट्स को प्रदूषण मानकों के लिए 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें श्रेणी सी को छूट प्राप्त है, कि जो सी श्रेणी के हैं उनको छूट है, भाई कर सकते हो। सोचिए कितना खतरनाक है। अब प्रदूषण का विज्ञान, उसे रोकने की तकनीक क्या होनी चाहिए? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक पूर्वगामी प्रीकर्सर गैस है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड पानी और ऑक्सीजन से मिलकर सल्फेट एरोसोल बनाती है, जो पीएम 2.5 प्रदूषण का मुख्य कारक है। सोचिए, पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना लेती है? ये रहा, सल्फेट एरोसोल। और यही हमारी हवा में सर्दियों के दिनों में दिल्ली एनसीआर में तैरते हैं सबसे ज्यादा।
और पीएम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत ही माइक्रो लेवल के होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत हार्म करते हैं। भारत के 78% पावर प्लांट श्रेणी सी में आते हैं जिन्हें SO2 नियंत्रण के नियमों से छूट है। इसी वजह से यह समस्या आ गई है। पर्यावरण प्रभाव, जब अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण भी यही है और ताजमहल जैसी इमारतों को और मिट्टी को नुकसान पहुंचाने वाला भी यही है। सोचिए ताजमहल को नहीं छोड़ता, एसिड रेन का मुख्य कारण है ये, समझिएगा। और एफजीडी तकनीक या धुएं से सल्फर निकालने की तकनीक है। इसमें चूने के पानी का छिड़काव किया जाता है जिससे SO2 कृत्रिम जिप्सम में बदल जाती है। ये देखिए। अगर पावर प्लांट से निकल रहा है तो उसमें चूने का पानी छिड़काव किया जाता है और उससे क्या होता है, स्वच्छ हवा निकलती है और हमें इंडस्ट्रियल जिप्सम मिल जाता है। अगर ये सारी चीजें हों तो इसके माध्यम से आसानी से हम इससे निजात पा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शिरडी सी की वजह से इनको छूट मिली हुई है, कुछ हो नहीं पाता। ये रहा, ये इसका सॉल्यूशन है कि ये रहा। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड पर हम चूने का पानी का छिड़काव करें तो हमें क्या मिलेगा? यही है एफजीडी स्क्रबर, लाइमस्टोन स्लरी। ओके, यही है। तो समझ लीजिएगा। तो कोयला आधारित ऊर्जा और स्वच्छ वायु के बीच संतुलन बनाने के लिए हमें एफजीडी तकनीक के अनिवार्य रूप से लागू होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एफजीडी तकनीक हो सकता है क्वेश्चन आपको एफजीडी तकनीक को लेकर के ये हो जाए। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है छोटा सा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये आपको पता होना चाहिए ये कहां है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये तो आपको देखने में लग रहा होगा ये ऊपर नेपाल है, तो चितपावन नेशनल पार्क नेपाल, ये आपका ये रहा, और गंडक नदी ये रही, और यहां पर आपका इस तरीके से आ गया। तो ये बिहार का है बेसिकली देखा जाए तो। आधिकारिक जनगणना डेटा 2025-26 के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी 15 वर्षों में 7 गुना बढ़कर 54 हो गई है। 7 गुना बढ़ गए हैं पिछले 15 साल में। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में हिमालय की तलहटी में स्थित है। हिमालय के बिल्कुल तलहटी में मौजूद है ये ना। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है, ओनली वन। ये ध्यान रखिएगा कहां पर है, पश्चिमी चंपारण जिला, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। यह उत्तर में नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के साथ एक निरंतर वन सीमा को साझा करता है, उसके साथ कनेक्टिंग है ये, ध्यान रखना। और यह गंडक नदी के पूर्वी तटी पर स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। ये रहा कहां पर है, पूर्वी तट पर। यह भी बहुत जानने की जरूरत है और क्वेश्चन बनते हैं पूर्वी तटी पश्चिमी तट, ठीक है ना, उत्तरी तट दक्षिणी तट, ये ध्यान रखिएगा। ये बड़ी खतरनाक चीज है, छोटी छोटी चीजों में आपको ट्रैप किया जाता है, इसीलिए छोटे छोटे पॉइंट भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं। जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एनवायरमेंट से संबंधित सब है ये, आप समझ ही सकते हो। अब की पॉइंट क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इकोलॉजी वीटीआर, ये अनूठी भौगोलिक जैविक विशेषताएं क्या है, खास बात क्या है। देखिए यह भाबर, जो कहते हैं कि आपकी भाबर एक भूमि होती है जिसमें कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है, और एक तराई जो दलदली भूमि होती है, उसका मिश्रण है ये जियोमॉर्फोलॉजी में। दूसरा सोमेश्वर पहाड़ियां, यह रिजर्व उत्तरी छोर पर स्थित है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है सोमेश्वर पहाड़ियां। यह रिजर्व के उत्तरी छोर पर ऊपर की साइड में अभी क्या है, सोमेश्वर पहाड़ियां हैं, यानी कि सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में ये स्थित है टाइगर रिजर्व। मुख्य वनस्पतियां यहां मुख्य रूप से साल वृक्ष के जंगल पाए जाते हैं। वन्यजीव रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, भारतीय वायसन, गौर, ठीक है ना। गंडक नदी में आपके घड़ियाल बड़ी संख्या में मिलते हैं, ये रहे आपके साल के वृक्ष हैं, घड़ियाल है, तराई का क्षेत्र दलदली क्षेत्र है, ये भाबर है कंकड़ पत्थर वाला मिक्स मिक्स वाला। तो इस इमेज में सारी चीजें आपको दे दी गई हैं। ये इस विशेषता है, यहां घरा आपका भाबर भी है और आपका तराई भी है, साल वृक्ष भी हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी हैं, सारी चीजें हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, ये रहा, यह कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये है क्या कोडेक्स? हो सकता है देख करके लगा कि कोडेक्स तो एक ऐसा लग रहा है जैसे खाने पीने की खांसी की दवा हो, कोरेक्स कोडेक्स इस तरीके से। जी नहीं दोस्तों, जेनेवा में आयोजित 49वें वैश्विक शिखर सम्मेलन कोडेक्स एलिमेंट कमीशन, इसका पूरा नाम ही है ये रहा, 49वें शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में 7 अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानकों को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया है।
यस, अभी जेनेवा में इसकी 49वीं मीटिंग हुई है, जिसमें भारत के नेतृत्व में 7 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को अपनाया गया है। अब बात आती है कि ये है क्या? भारत की अध्यक्षता में सूखे धनिये के बीज, ताजे करी के पत्ते और काजू करनोल को वैश्विक मानक पास किए हैं इन्होंने, कि भाई हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड को पास कर लिया, अब इसको हम कहीं पर भी दुनिया में सेल आउट कर सकते हैं। कोडेक्स एलिमेंट्रेस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खाद्य संहिता। यस, कोडेक्स खाद्य संहिता है। ये एफएओ और डब्ल्यूएचओ दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1963 में एफओ और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। जो आपके दुनिया भर में खाने पीने के जो कोड हैं उनको डिसाइड करता है, उनके नियम बनाता है, उनको पास करना होता है, तभी आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने और उनके लेन देन करने की परमिशन मिलती है। ये रही। सो क्लियर हो गया कब बना, किसने बनाया, इसका अर्थ क्या होता है, भारत की अध्यक्षता में क्या क्या चीजें पास की गई हैं। 7 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक हमने पास किए। कौन कौन सी फसलें? करी पत्ते, काजू करनोल और आपका धनिया के बीज, जिसको हम घर में खाते हैं, धनिया पाउडर पीस करके, वही है, ठीक है ना। कोडेक्स के मानक अपने आप में संप्रभु देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है अपने देश में, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ कन्वेंशन के एसपीएस समझौते, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के तहत कोडेक्स को ही वैश्विक बेंचमार्क माना जाता है कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यही है, इसको पास करोगे तो हम लेंगे भैया, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। यदि कोई कोडेक्स से अधिक सख्त आयात नियम लगाता है तो उसे डब्ल्यूटीओ के वैज्ञानिक प्रमाण देना पड़ता है। भारत में इसकी पैरवी एफएसएसआई और मसाला बोर्ड द्वारा की जाती है। ये बस इतना समझ लीजिएगा। मतलब इसके नियम बाइंडिंग नहीं है, आप चाहो तो बिना इसके नियमों के भी चल सकते हो, लेकिन ये दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। लेकिन अगर किसी देश ने इससे भी ज्यादा सख्त नियम बनाए तो फिर उसको जाना पड़ेगा, भाई इतने सख्त कौन बनाता है, ये स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर का कोई मतलब नहीं बनता, इससे नीचे वाला हम लोग आपस में मिलकर डील कर सकते हैं। ये रहा। और अभी हाल ही में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी एनवायरमेंट का एक ये और भी है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। ये रहा, ग्रे कलर का हॉर्नबिल है। ध्यान रखना, एक अध्ययन के अनुसार गुजरात के गिरवन में फिर से बसाए गए इंडियन ग्रे हॉर्नबिल ने लगातार 4 वर्षों तक सफलतापूर्वक प्रजनन किया है। सफलतापूर्वक प्रजनन किया है, इनकी संख्या बड़ी है। यह प्रजाति 1950-60 के दशक में गिर के जंगलों में पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी। टोटली कैसी हो गई थी? खत्म। यह मध्यम आकार का पक्षी है जिसकी चोंच के ऊपर एक सींग जैसी संरचना होती है। ये रही सींग जैसी संरचना, इसे हम कास्क कहते हैं, कास्क होती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। शहरी पार्कों में भी जीवित रह सकता है, पेड़ों पर बैठ करके। आईयूसीएन में कम चिंताजनक है, लीस्ट कंसर्न है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में यह आता है। तो अभी इसका संरक्षण प्रॉपर तरीके गिर फॉरेस्ट में फिर से किया गया है और सफलतापूर्वक रहा है। ध्यान रखना, हॉर्नबिल कीस्टोन प्रजाति है क्योंकि वो बड़े बीजों को दूर तक फैलाते हैं जिससे जंगलों का विकास होता है। ये उड़ते हैं, बीजों को ले जाते हैं और इधर उधर फैलाते रहते हैं क्योंकि बड़ा पक्षी है। ये अपना घोंसला खुद नहीं बनाते बल्कि पुराने पेड़ों की प्राकृतिक गुहाओं का उपयोग करते हैं, जैसे ये रहा, उनके अंदर वहीं आकर के ये रहते हैं। मादा पेड़ के छेद में जाकर उसे मिट्टी से सील कर लेती है और एक पतली दरार खुली रहती है जिससे इसमें बड़े चूजे तक नहीं जाते। नर पक्षी उसी दरार से उन्हें भोजन भेजता है, मतलब वो अंदर जाएगा नहीं, सील कर लेती, अंदर ही रहेगी। मादा पक्षी अंदर बैठ करके अंडे देती है और उसको सील कर देती है। थोड़ा सा छेद यहां छोड़ के रखेगी जिससे कि जो नर है वो इनको भोजन देता रहे अंदर। अब कहोगे सर ऐसा कैसे? जब उसके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, तब फिर इसको तोड़ करके ये निकल जाते हैं। तब तक मादा वहीं रहती है, भोजन देने का काम नर का होता है। कितना अच्छा अनूठा सिस्टम है ना। मादा अपने आप को कैद कर लेती है, ये नैरो स्लिट, पतली दीवार में, जहां कोई भी सांप, छछूंदर, बिच्छी, ऐसी चीजें भी नहीं जा पाती हैं। समझ गए ना। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, अभी रिसेंटली भारत यूके व्यापार समझौता लागू हुआ। ये क्या व्यापार सीटा आधिकारिक रूप से लागू हो गया है, डीसीसीसी।
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट और डीसीसी आधिकारिक रूप से लागू हो गया भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ये रहा। ये भारत द्वारा हस्ताक्षरित अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते में से एक है। इसके तहत यूके ने अपने 96.8% टैरिफ लाइनों पर आयात शुल्क लगभग तत्काल रूप से समाप्त कर देगा। ये रहा। और भारत की प्रतिबद्धता 30.3% व्यापार मूल्य पर तुरंत शुल्क हटाएगा और 47% चरणबद्ध तरीके से कमी करेगा। यानी कि यूके तुरंत खत्म करेगा 96.8% और इंडिया 30 और 47 दो सीक्वेंस में अलग अलग धीरे धीरे खत्म करेगा। भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों जैसे डेयरी है, कृषि है, आभूषण है, स्मार्टफोन है, इनके शुल्क को कटौती से बाहर रखा है। भाई इसमें हम कोई कटौती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये कंसेप्ट है जिन दोनों को आपको समझ लेना चाहिए कितने परसेंट क्या क्या। तो यूके तुरंत तत्काल रूप से छूट दे देगा, भारत ये तत्काल रूप से दे देगा संवेदनशील क्षेत्र है उनको, और बाकी जो है 47% उनको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कम करेगा। ये रहे। और यह समझौता केवल वस्तुओं तक नहीं बल्कि सेवाओं में और नियमों के लिए भी कवर करता है, यानी कि वस्तु सेवा नियम सभी के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। डीसीसी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, पहले यूके जाने वाले भारतीय जो पेशकार हैं अपनी सैलरी का 25% वहां सामाजिक सुरक्षा टैक्स में देना पड़ता था। वहां पर जो पेशेवर लोग हैं जो वहां पर काम करते थे उनको अपना सैलरी का 25% सोशल सिक्योरिटी टैक्स में देना पड़ता था, जिसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता था। अब कंडीशन यह है डीसीसी तहत भारतीय पेशेवर पेशेवर जो हैं आईटी कंपनियों को यूके में सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान से 5 साल तक के लिए छूट मिली है। गैर टैरिफ बाधाएं यह सुनिश्चित करता है कि एसपीएस और टीबीटी टेक्निकल बैरियर नियमों का गलत इस्तेमाल करते भारतीय माल को रोका ना जाए। ऐसा भी नहीं होगा कि इलीगल तरीके से कोई भी उल्टे सीधे नियम बना करके भारतीय माल को नहीं रोका जाएगा। इसमें लेबर, पर्यावरण, डिजिटल व्यापार और एसएमई को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के साधारण एबीटीए केवल वस्तु का होता है, इसमें वस्तु है, सेवा है, निवेश है, बौद्धिक संपदा है, डीसीसी छूट है। ये सारी की सारी छूट आपको मिली हुई है, सारी की सारी। यानी कि यह एक साधारण आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। और एक लास्ट टॉपिक है आज का जिसे आप लोगों को देखना चाहिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026। ये रहा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च ने पहली व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। एक ड्राफ्ट है, अभी ध्यान रखना, पूरी नीति लागू नहीं हुई है, इसका जस्ट ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया, एक मोटा मोटा सारी चीजें। भारत में शोध बना वास्तविक बीमारियों जैसे एएमआर कुपोषण से मेल नहीं खाते। अब ये अनुसंधान, स्वास्थ्य अनुसंधान करने के लिए जो उन्होंने बात कही है कि भारत में बहुत सारी जो शोध हैं हमारी वास्तविक बीमारियों से मेल नहीं खाते। संस्थान जैसे आईसीएमआर, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट लैब के बीच में तालमेल की भारी कमी है। उनके बीच में, रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। लैब की खोजों को वास्तविक इलाज में बदलने की बहुत समय लगता है कि भाई लैब में अगर हमें को कोई नई बीमारी की खोज हो गई है तो लैब में ले जाकर के उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करें तो बहुत लंबा समय लग जाता है, पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग नहीं है, रिसर्च नहीं है। इसीलिए यह नीति डिजिटल हेल्थ, एआई, पब्लिक हेल्थ और बायोमेडिकल साइंस को एक छतरी के नीचे लेके आएगी, यानी कि सारी की सारी चीजों को एक साथ अटैच करेगी। चाहे वो एआई हो, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, चाहे बायोमेडिकल साइंस हो, कुछ भी हो, सारी चीजों को एक रिसर्च अम्ब्रेला के नीचे लेकर के आएंगे जिससे आपस में सभी का कोऑर्डिनेशन हो सके। अभी ये ड्राफ्ट है, बाकी और डिटेल जब ये लागू होगी, प्रॉपर तरीके से नीति आएगी, तब इस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में मैं इंतजार करूंगा, और मुश्किल से 2 या 3 लोग, आप लोग इतने कम लोग अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो फिर सोचिएगा क्या फिर फायदा होगा। इतनी मेहनत करते हैं यार, कुछ तो करो। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।